डूबते हुए इंसान को अगर सांप को पकड़कर अपनी जान बचती दिखे तो वो ये भी कर लेगा। काफिरों के खिलाफ जिहाद का नारा बुलंद कर दिया। बहुत बड़ी तादाद के साथ यहाँ पहुंच रहा है और कुछ भयानक होने वाला है। इस घटना से सरदार हरि सिंह नलवा काफी दुखी हो गए और उनको वापस पेशावर लौटने का फैसला लेना पड़ा। उनके दिल में जल्दी से जल्दी बदला लेने की आग सुलग रही थी, लेकिन तभी महाराजा रणजीत सिंह का संदेश उनको मिला। जहां तक एक इंसान की नजर जाए दुश्मन के आदमी ही आदमी नजर आ रहे थे। मैंने अमीर यानी दोस्त मोहम्मद खान के भाइयों के मन में उसके खिलाफ दरार पैदा कर दी। इतनी बड़ी तादाद में आदमी काबुल के अमीर दोस्त मोहम्मद को छोड़कर चले गए, वो भी उसको बिना बताए, और उसके भाइयों ने जो किया वो उनकी बेवफाई की इंतहा थी। सुल्तान मोहम्मद अपने भाई और अपने देश दोनों के लिए देशद्रोही साबित हुआ। अमीर दोस्त मोहम्मद लड़ाई के मैदान में अकेला खड़ा हुआ था। वो काबुल का बादशाह और अमीर एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस चुका था। अफसोस, नाकामयाबी, दोस्त मोहम्मद का अचानक गायब हो जाना सिखों को खैबर की पहाड़ियों तक ले जाने की एक चाल थी। 10 कोस तक उनको ढूंढने की कोशिश की और खैबर दर्रे तक गए तो पता चला वो कोई सुनाने लायक कहानी नहीं थी। लेकिन क्योंकि इस घटना से होकर इतिहास गुजरता है और कड़वाहट से भरी आत्मा के साथ कुरान के अध्ययन में हमारे एक ही सरदार हरि सिंह नलवा ने उसको देखते ही देखते मिटाकर रख दिया था। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महकता इंडिया पर। मैं राकेश सिनसिनवार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का इंतज़ार है? बेल आइकन को दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पिछली वीडियो में आपने देखा कि काबुल के शासक दोस्त मोहम्मद खान ने पेशावर पर कब्जा करने को गलत बताया और महाराजा को चिट्ठी लिखकर इस पर अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए धमकी दी कि एक बार हम शाह शुजा से निपट लें तब आपको भी देखेंगे। इस बात को महाराजा रणजीत सिंह ने ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया और गोलमाल जवाब देते हुए लिखा कि पेशावर अभियान की कमान कुंवर नौनिहाल सिंह के हाथ में है और ये सब उनकी मर्जी से हुआ है, इसलिए आप अपने आदमियों को वहां पर भेजकर उनसे बात कीजिए। आगे महाराजा थोड़े सख्त लहजे में कहते हैं कि आपको यानी दोस्त मोहम्मद खान को ये नहीं भूलना चाहिए कि यूसुफ जईयों के इस देश में सैयद अहमद भी आया था और लाखों की तादाद में उसके पास लड़ने वाले लोग भी थे जो उसके इशारों पर मरने और मारने को तैयार थे, लेकिन हमारे एक ही सरदार हरि सिंह नलवा ने उसको देखते ही देखते मिटाकर रख दिया था। दोस्त मोहम्मद ने देखा कि उसकी इन धमकियों का कोई असर नहीं हुआ और रणजीत सिंह कहीं से भी इनके आगे नरम नहीं पड़े। तब उसने सरदार हरि सिंह को इस समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिए पत्र लिखा, लेकिन इससे भी कोई फायदा उसको नहीं हुआ। अब उसने लड़ाई के लिए तैयारियां शुरू कर दी। सिखों पर आघात करने के लिए उसके पास 20,000 लड़ाकों की एक फौज थी, लेकिन इस काम के लिए ये तादाद काफी नहीं होगी। हालांकि इसके लिए वो पर्शिया के शाह की मदद ले सकता था, पर कुछ राजनीतिक कारणों से वो इससे बच रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि डूबते हुए इंसान को अगर सांप को पकड़कर अपनी जान बचती दिखे तो वो ये भी कर लेगा। बड़े अनमने ढंग से उसने शाह के साथ बात करने के लिए अपने एजेंट को भेजा ताकि उसके साथ गठबंधन करके सिखों को इस इलाके से खदेड़ सके और आगे उनके बढ़ते हुए कदमों को रोका जा सके। उसने दूसरी तरफ अंग्रेजों के पास भी मैसेज भिजवाया कि पेशावर से सिखों को हटाने में उनकी मदद चाहिए, लेकिन उनकी तरफ से उसको ना ही मिली। हालांकि कंपनी ने दोस्तीपूर्ण तरीके से महाराजा को राजी करने की कोशिश का वायदा किया, लेकिन सैनिक मदद या हथियार देने के लिए उन्होंने मना कर दिया। दोनों पक्ष पुरजोर तरीके से इस संग्राम की तैयारी में जुट गए। महाराजा रणजीत सिंह ने एक बड़ी फौज सिंधु पार के लिए रवाना कर दी। उन्होंने बाला हिसार के किले की मरम्मत करके उसको मजबूत करने के भी आदेश दिए, जिसको उनकी फौज ने 1830 के हमलों में एक तरह से तबाह कर दिया था। और अब दोस्त मोहम्मद ने धार्मिक भावनाओं को खिलाफत में बदलकर सहानुभूति बटोरने का आसान तरीका अपना लिया। राजनीतिक दुश्मनी और धार्मिक कट्टरपंथ के आधार पर उसने काफिरों के खिलाफ जिहाद का नारा बुलंद कर दिया। वो एक साधन संपन्न और एनर्जेटिक इंसान होने के कारण अपने साथ बहुत जल्द भारी तादाद में जिहादियों को इकट्ठा करने में सक्षम था। उसने अमीर उल मोमिन की उपाधि धारण कर ली थी। इसका मतलब है कि वो वफादारों का सेनापति। इन सब बातों ने उसके अनुयायियों को मोटिवेशन से भर दिया और उसकी ये पॉलिसी कामयाब रही। अब उसके सामने एक ही चुनौती थी और वो थी धन इकट्ठा करने की। टैक्सेस और रेवेन्यू इकट्ठा करने का जो अफगानों का तरीका था वो बड़ा ही रूड और सख्ती भरा हुआ करता था, और इसी तरीके से दोस्त मोहम्मद ने 12 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए थे। इस तरह 2 जनवरी 1835 को पूरे धन और बल के साथ वो जलालाबाद के रास्ते पेशावर के लिए निकल पड़ा।
जैसे जैसे उसका काफिला आगे बढ़ रहा था, सभी इलाकों से लोग पैगंबर और धर्म के नाम पर भारी तादाद में उससे जुड़ते चले जा रहे थे। लोग अपने पास मौजूद हथियारों के साथ, जिनमें तलवार, ढालें, तीर कमान, बंदूक और दूसरे किस्म के हथियार शामिल थे, धर्म के लिए इस पवित्र लड़ाई में उसके काफिले में शामिल हो रहे थे। उनका एक ही मकसद था जो कि उनके नारों से जाहिर हो रहा था। उनके मुताबिक वो ये था कि पंजाब के इन अज्ञानी और अधर्मी काफिरों को मारना है और यहां से भगाना है। सरदार हरि सिंह लाहौर से 300 मील दूर सिर्फ अपनी 20,000 की फौज के साथ अफगानों की इस धरती पर और उन्हीं की आबादी के बीच मजबूती से खड़े थे। यहां पर मामला काफी पेचीदा हो गया था। ये खबर चारों तरफ फैल चुकी थी कि दोस्त मोहम्मद एक बहुत बड़ी तादाद के साथ यहां पहुंच रहा है और कुछ भयानक होने वाला है। तो कमजोर दिल वालों के लिए शायद माहौल बड़ा डराने वाला हो गया था। अवतार सिंह संधू अपनी किताब जनरल हरि सिंह नलवा में कहते हैं कि उस वक्त कई कायर सिख और हिंदू जो अफगानों के साथ होने वाली इस खूनी लड़ाई में अपनी जान और प्रॉपर्टी के नुकसान के डर से भागकर सिंधु नदी के पार वापस जाने लगे, तो इनको रोकने के लिए सरदार नलवा ने महाराजा रणजीत सिंह के दूसरे बेटे कुंवर कश्मीरा सिंह को इसकी जिम्मेदारी सौंपी, जिन्होंने इंडस रिवर के पास जाकर अपनी पोजीशन ली और सिर्फ उन लोगों को सिंधु पार मैदानी इलाकों में जाने दिया जिन्होंने ऑफिशियली लिखित में परमिशन ले रखी थी। काबुल के अमीर दोस्त मोहम्मद खान का वो ऐतिहासिक काफिला बढ़ता चला जा रहा था और दको नामक जगह पर पहुंचकर उसने अपने भाइयों सुल्तान मोहम्मद खान और पीर मोहम्मद खान से मुलाकात की और वो अपने पास मौजूद सारे खजाने समेत अमीर के काफिले में शामिल हो गई। उसने अपनी सेना की एक टुकड़ी को मोहम्मद अकबर खान की कमान में पहले ही भेज दिया था। 10 दिसंबर को इस टुकड़ी का सिखों की एक बाहरी पोस्ट पर तैनात बटालियन से आमना सामना हुआ। ये मुठभेड़ काफी देर तक चली और अब एक दूसरी बड़ी झड़प में लाहौर सेना के 150 के आसपास सैनिक मारे गए और काफी तादाद में अपंग हो गए। इस घटना से सरदार हरि सिंह नलवा काफी दुखी हो गए और उनको वापस पेशावर लौटने का फैसला लेना पड़ा। कई दूसरे ऐतिहासिक सोर्सेज में इस घटना को इस तरह बयां किया गया है कि यह हमला भारी तादाद में अफगान किसानों ने रात के वक्त सिख आर्मी की एक टुकड़ी पर किया। ये लोग खैबर के पतले रास्ते पर जो एक प्रवेश द्वार था वहां पर छुपे बैठे हुए थे और घात लगाकर इन्होंने ऊपर से हमला बोल दिया। इस नुकसान ने सरदार नलवा को झकझोर दिया था और अब वो दुश्मन पर एक भयानक हमले की तैयारी में लग गए थे। हालांकि उनके पास अभी पूरे साधन और तादाद मौजूद नहीं थे, बावजूद इसके उनके दिल में जल्दी से जल्दी बदला लेने की आग सुलग रही थी। लेकिन तभी महाराजा रणजीत सिंह का संदेश उनको मिला कि जब तक मैं नहीं पहुंच जाता दोस्त मोहम्मद खान को बातचीत के जरिए शांति की कोशिश में उलझाए रखना। उधर महाराजा दोस्त मोहम्मद के भाई सुल्तान मोहम्मद को एक बड़ी रिश्वत का ऑफर देकर और उसकी शर्तों को मानकर उसको दोस्त मोहम्मद से तोड़ने की कोशिश में भी लगे हुए थे। लेकिन सरदार हरि सिंह इन आदेशों के मिलने के बावजूद अपनी मौजूदा फौज के साथ ही दुश्मन के बड़ी तादाद जो कि लगभग 1 लाख के आसपास थी उसको नेस्तनाबूद करके इस मामले को निपटाने के लिए बेहद बेचैन थे। लेकिन लगातार मिल रहे शाही आदेश ने उनके इस उत्साह को काबू में कर रखा था। दरअसल महाराजा अपने जर्नैल के क्रोधी स्वभाव को जानते थे और वहां पहुंचने तक उनको रोकने के लिए लगातार संदेश भिजवा रहे थे। मार्च के अंत में गुलाब सिंह और जनरल कोर्ट की अगुवाई में रीइंफोर्समेंट्स वहां पहुंची और खुद महाराजा अप्रैल के शुरुआत में वहां पहुंचकर देखते हैं कि दुश्मन की फोर्सेज ने शहर को एक सेमी सर्कल के आकार में घेरा हुआ था। जहां तक एक इंसान की नजर जाए दुश्मन के आदमी ही आदमी नजर आ रहे थे। दोस्तों, उस जमाने में समझदार शासक किसी अभियान को जीतने के लिए लड़ाई के अलावा दूसरी रणनीतियों का भी इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि लड़ाई से किसी अभियान को जीतना कोई सस्ता सौदा नहीं हुआ करता था। इसके लिए काफी धन की जरूरत होती थी और बेकसूर लोगों का खून बहा करता था। ऐसे ही कुछ शासकों की बात करें तो औरंगजेब ने ज्यादातर किले लड़ाई के बजाय चालाकियों और षड्यंत्र से जीते थे। महाराजा ने भी इसी तर्ज पर काबुल के अमीर के इस चक्रव्यूह को दिमाग से तोड़ने का फैसला किया। इसके लिए चालाक, शांत और इस काम में माहिर लोगों को चुना। उन्होंने अपने एक अमेरिकी दरबारी डॉक्टर हार्लन को चुना। डॉक्टर हार्लन एक चालाक और बेईमान किस्म के आदमी के तौर पर मशहूर थे। उनकी मदद करने की जिम्मेदारी महाराजा ने अपने विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन को सौंपी, जो कि एक बेहद समझदार और वफादार व्यक्ति थे। इस मिशन का मेन मकसद बरकजई सरदारों के बीच दुश्मनी के घाव को कुरेद कर हरा करना था, जिसे एक ऑपरेशन की तरह डॉक्टर हार्लन ने बेहतरीन तरीके से किया। खुद डॉक्टर हार्लन ने इस बात का जिक्र किया है, वो इसको ऐसे बयां करते हैं जैसे इन्होंने कोई महान काम किया हो। ये उनके अपने शब्दों में कुछ इस तरह है कि दोस्त मोहम्मद पेशावर में थे, मैं उस वक्त रणजीत सिंह के दरबार की सेवाओं में था। मुझे अमीर से मिलने के लिए एक राजदूत के रूप में भेजा गया। मैंने अमीर यानी दोस्त मोहम्मद खान के भाइयों के मन में उसके खिलाफ
दरार पैदा कर दी। उनके मन में अमीर की लगातार बढ़ती हुई ताकत के खिलाफ नफरत बढ़ा दी, क्योंकि मैं अपने पहले के अनुभवों के आधार पर उनके पारिवारिक झगड़ों से वाकिफ था, जिनको मैंने हवा दी और उनके जख्मों को वापस हरा कर दिया। फिर उसके भाई पेशावर के पूर्व सरदार सुल्तान मोहम्मद खान को उसके करीब 10,000 साथियों के साथ रात के वक्त दोस्त मोहम्मद के कैंप को छोड़ने के लिए उकसाया। सरदार सुल्तान मोहम्मद तो मेरे साथ सिख कैंप की तरफ आ गया और उसके बाकी साथी आसपास की पहाड़ियों में भाग गए। इतनी बड़ी तादाद में आदमी काबुल के अमीर दोस्त मोहम्मद को छोड़कर चले गए, वो भी उसको बिना बताए और बिना उसकी मर्जी के। इस घटना ने अमीर दोस्त मोहम्मद की बाकी सेना को एक ज़बरदस्त भ्रम में डाल दिया और आधी रात होते होते उसकी सेना ने बिना लड़े ही हार मान ली। सुबह उस जगह पर अफगान कैंप का कोई नामो निशान तक देखने को नहीं मिला, जहां महज एक दिन पहले 50,000 आदमी और 10,000 घोड़ों का शोर चारों तरफ फैला हुआ था। इस तरह डिवाइड एंड रूल यानी बांटो और राज करो की नीति कामयाब हो गई। हालांकि यहाँ अमीर दोस्त मोहम्मद से एक पॉलिटिकल मिस्टेक हो गई थी कि उसने अपने भाइयों को दोबारा पेशावर पर कब्जा करने से मना कर दिया था। फिर भी उसके भाइयों ने जो किया वो उनकी बेवफाई की इंतहा थी। सुल्तान मोहम्मद अपने भाई और अपने देश दोनों के लिए देशद्रोही साबित हुआ। अमीर दोस्त मोहम्मद लड़ाई के मैदान में अकेला खड़ा हुआ था। अब वो क्या करे और क्या ना करे ये फैसला करना उसके लिए आसान नहीं था। वो काबुल का बादशाह और अमीर एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस चुका था। अफसोस, नाकामयाबी, दुख और बेएतबारी एक एक करके उसके दिल को जैसे छू छू कर जा रहे थे। उसके मंत्री और कुछ दूसरे अमीरों ने युद्ध छेड़ने की सलाह दी और उसकी पैदल सेना के कमांडर ने शेखी बघारते हुए कहा कि मैं अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी सिख आर्मी को हरा दूंगा और उनके सरदारों को कैद करके आपके पास ले आऊंगा। वहीं नवाब जब्बार खान ने कहा कि लाहौर आर्मी फिलहाल हमसे बहुत अच्छी स्थिति में है, लड़ाई करके हमें अपना नुकसान नहीं करवाना चाहिए और यहाँ से निकल जाना चाहिए। अमीर दोस्त मोहम्मद खान ने समझदारी दिखाई और जब्बार खान से सहमत हो गए। दुश्मन के कैंप में हुई टूट से महाराजा रणजीत सिंह उत्साहित थे और उन्होंने लड़ाई करने का फैसला किया, लेकिन दोस्त मोहम्मद ने अपने भाई की सलाह मानी और रात के अंधेरे में वहां से अपनी बंदूकों के साथ गायब हो गए। वो अपना सारा सामान वहां से नहीं समेट पाए और कैंप का काफ़ी सामान वहीं पर छोड़ गए। ये सारी घटना 11 मई 1835 की है। पहली नज़र में ऐसा लग रहा था कि दोस्त मोहम्मद का अचानक गायब हो जाना सिखों को खैबर की पहाड़ियों तक ले जाने की एक चाल थी, जहां पर अफगान मैदानी इलाकों की बजाय दुश्मन को ज़्यादा आसानी से नेस्तनाबूद कर सकते थे। इस शक को दूर करने के लिए राजा ध्यान सिंह और सरदार हरी सिंह नलवा ने दूसरे कुछ सरदारों के साथ लगभग 10 कोस तक उनको ढूंढने की कोशिश की और खैबर दर्रे तक गए तो पता चला कि उस दिन दुश्मन 15 कोस की दूरी तय कर चुका था। दोस्तों, इस संकट की घड़ी में जिस तरह से बरकजई सरदारों ने एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला वो कोई सुनाने लायक कहानी नहीं थी, लेकिन क्योंकि इस घटना से होकर इतिहास गुजरता है तो बरबस ही ये मुख्य पटल पर आ ही जाती है। इसके बाद अमीर दोस्त मोहम्मद सीधे काबुल पहुंचे और कड़वाहट से भरी आत्मा के साथ काबुल के बाला हिसार किले में एकांतवास शुरू किया और कुरान के अध्ययन में गहराई से डूब गए।